Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज मैं एक और वीडियो YouTube पर लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के सेकेंड पार्ट के बारे में या फिर उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम जान लेते हैं आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आज सबसे पहले बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग की। इसके बाद बात करेंगे हम लोग गैप और आईएफआरएस की और अकाउंटिंग कन्वेंशन की। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट की। देखिए, अगर बात की जाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो इन सभी के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कानून होते हैं, या उसके लिए एक मानक तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर हम बात की जाए, देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट आर द फाउंडेशन रूल्स एंड अंडरलाइंग assumption that dedicate how financial transactions are record, measure and reported। सिंपली भाषा में कहा जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो आपके फाउंडेशन या फिर कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने, मेजर करने और रिपोर्ट करने के लिए हमको रूल्स प्रोवाइड करते हैं। अगर बात की जाए, देखिए, दे इंश्योर अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर स्टैंडर्डाइज्ड, ट्रांसपेरेंट एंड ग्लोबली कंपेरेबल। ये क्या करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, मतलब पारदर्शी बनाते हैं, और जो हर जगह सर्वमान्य हो उस तरीके से हम इसको रेडी करते हैं। हमारे पास जनरली दो टाइप के प्रिंसिपल्स है, एक हमारा गैप और एक हमारा आईएफआरएस। गैप जिसका पूरा नाम है या फुल फॉर्म है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है वहां पर जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जिस बेस पर अप्लाई किए जाते हैं वो होता है आपका गैप। अगर हम इंडिया या फिर अदर कंट्री की बात की जाए या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर यूज होता है आपका IFRS, जिसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इन दोनों के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर तत्व होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा तत्व जो है वो रिलेवेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और फैसिलिटी होनी चाहिए। रिलेवेंस कहने का मतलब जो प्रासंगिक हो, जो हर जगह यूज किया जा सके, जो हर पद्धति में आपका सही हो, उसको हम कहते हैं रिलेवेंस। ऑब्जेक्टिव मतलब जिस पर सवाल उठाया जा सके, और फैसिलिटी मतलब जो व्यवहारिक हो या फिर जिसके सिद्धांत प्रैक्टिकल, किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल करके उसके सिद्धांत को बनाया गया हो। आगे हम बात करते हैं गेप के बारे में। जैसे मैंने बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम दो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, एक है गेप और एक आपका IFRS। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गेप की। देखिए, गेप जो होता है आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। किसी भी बिजनेस के स्टार्ट करने पर जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अकाउंटिंग के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स या लेखांकन के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं या फिर उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं गेप। देखिए, is the standardized framework of accounting rules, guideline and procedure used to prepare and report financial statement। ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जो गाइडलाइन होते हैं, उनको तैयार करते हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, कंसिस्टेंसी आए और कंपेबिलिटी हो अक्रॉस इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए गेप में दो बॉडी बनी हुई, एक आपका FASB और GASB। FASB जो जनरली हमारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है, चाहे आपके नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उन सभी के लिए ये रूल रेगुलेशन इस्टेब्लिश करती है और देती है। और जो GASB है ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो गवर्नमेंट एंटिटी होती है बिजनेस रिलेटेड, ये उनके लिए प्रिंसिपल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करती है। देखिए, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
FASB established and updated standard for public and private companies as well as not profit in USA। और जो GSB है जिसका फुल फॉर्म है आपका जनरल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हैंडल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज। ये दो इनकी बॉडी है गेप की, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं IFRS के बारे में जिसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये हमारे इंडिया के बाहर अगर आप किसी भी कंट्री में अकाउंटिंग का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसको हम IFRS कहते हैं। इसका भी मेन काम होता है, देखिए, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स डिजाइन टू ब्रिंग कंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंसी और कंपेटिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर issued by IFRS Foundation. They serve as a universal language for business accounting in over 140 jurisdictions वर्ल्ड वाइड। मतलब 140 देशों में IFRS जो है लागू किए गए, यहाँ तक कि इंडिया में भी IFRS जिसको हम इंडियन IFRS कहते हैं वो लागू किया गया है। ये भी क्या करते हैं, अकाउंटिंग के लिए आपको प्रिंसिपल्स या फिर उनके सिद्धांत का बंच देता है जो आपके पूरे अकाउंटिंग को एक मानकीकृत स्टैंडर्ड देते हैं। अगर आगे बात की जाए, देखिए, IFRS इज जनरली प्रिंसिपल बेस्ड मीनिंग इट रिक्वायर्ड company to follow the spirit of the accounting standard rather than strict rule by rule checkbox. This allow management to accurately reflect the economic substance of their transaction। ये क्या करते हैं, आपके लेखांकन मानक की क्षमता को सुदृढ़ करते हैं, साथ में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, लेन देन होते हैं, उनको इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये किसका काम होता है, आपका IFRS का। आगे बात करते हैं हम लोग अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, देखिए, सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों की अलग अलग लीगल एंटिटी होती है, ये चीज आप जान ही रहे होंगे। देखिए, द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ कम्प्लीटली सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस का अलग लीगल सेपरेट एंटिटी है और जो बिजनेस का ऑनर है उसकी अलग एंटिटी है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे जब वो मनी में या फिर अमाउंट में वो कैलकुलेट हो सके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब हम ये मानते हैं कि बिजनेस में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती, बिजनेस हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। प्रोडक्टरी कहने का मतलब हर बिजनेस की एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट कहने का मतलब, देखिए, हम जनरली जब अकाउंटिंग को करते हैं तो अकाउंटिंग के टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब होता है, आपका 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च। ये क्या होता है, हमारा 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल। देखिए, रेवेन्यू इज रिकॉर्ड व्हेन इट इज अर्न एंड सर्विस गुड्स प्रोवाइड रिगार्डलेस व्हेन द फिजिकल कैश इज कलेक्टेड। हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स पे भी काम करते हैं या फिर ये प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम किसी भी पैसे की प्राप्ति को रेवेन्यू या आगम तब मानेंगे जब हमको फिजिकल रूप में कैश मिले। वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ये एक तरीका का, अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उन ट्रांजेक्शन के वाउचर्स होते हैं, उन वाउचर्स को हम एज क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए एज एविडेंस या सबूत के रूप में हम उसको मानते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने जो देखा वो इंग्लिश में था, ये उसी का हिंदी में व्यावसायिक इकाई अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, निरंतर व्यवसाय अवधारणा, अवधि के समय अवधि, राजस्व पहचान सिद्धांत और सत्यापन योग्य वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवधारणा। आगे हम बात करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स। ये भी अकाउंटिंग का ही प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल्स में हम अकाउंटिंग में दो साइड पढ़ते हैं, एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। तो हमारे
जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वहां पर हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में 200 रुपीज से इन्फ्लेक्ट हो रहा है तो वहीं पर उसी ट्रांजेक्शन से क्रेडिट में 200 रुपीज ही इन्फ्लेक्ट होगा। एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल मतलब देखिए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड व्हेन द एक्रूअल कैश और नॉन कैश रेदर देन वेटिंग फॉर द मनी टू चेंज हैंड। देखिए अगर कोई ऐसा इनकम है जो भविष्य में हमको प्राप्त हो सकता है कैश या फिर नॉन कैश दोनों, तो उसको भी हम एंट्री करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, इसका मतलब है हिस्टोरिकल मतलब उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। हम किसी भी एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को जब परचेज करते हैं तो उसके लागत मूल्य पर या फिर ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर हम उसको एंट्री करते हैं। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब हमारे पास इक्रा लेखा प्रणाली होती है और दोहरा लेखा प्रणाली होती है। इक्रा लेखा प्रणाली जब शुरू में बिजनेस को स्टार्ट किया गया था या फिर कॉमर्स का जब प्रादुर्भाव हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, उस समय में इक्रा लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो हम डुअल एक्सेप्ट अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया हमारे पास दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है हमारा क्रेडिट। दोनों साइड हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखिए, द रूल डिटरमाइनिंग exactly when revenue or profit is recognized in the financial record। हम किसी भी रेवेन्यू या प्रॉफिट को तभी हम मानेंगे जब वो हमारा फाइनेंशियल से रिलेटेड हो और हमको एक्चुअल में वो हमको मिला हो। अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मतलब हमारा एक साइड और दूसरा साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें ट्रायल बैलेंस की या फिर बात करें हम लोग बैलेंस शीट की, तो इन दोनों में क्या होता है, हमारे पास जो भी एसेट्स लायबिलिटी या फिर इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट और इसमें हमारे पास लायबिलिटी और जो एसेट्स होते हैं, ये दोनों साइड के कॉलम क्या होते हैं आपके हमारे इक्वल होते हैं। तो उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मतलब जितना हमारे पास लायबिलिटी है उतना ही हमारे पास क्या होगा, एसेट्स भी होगा। जितना हमारे पास करेंट एसेट्स है उतने हमारे पास करेंट लायबिलिटी भी होगी। ये उसी का हिंदी में है, मिलान सिद्धांत, उपार्जन सिद्धांत, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत, द्वितीयक अवधारणा, प्राप्ति अवधारणा और लेखांकन समतुल्य अवधारणा। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन की। अकाउंटिंग कन्वेंशन कहने मतलब अकाउंटिंग की क्या क्या प्रथाएं। अभी जो हमने देखे वो सिद्धांत थे। सिद्धांत किसी भी एक थीसिस को या फिर एक परिकल्पना को मानकर उसमें प्रयोग करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम सिद्धांत के प्रिंसिपल्स कहते हैं। कन्वेंशन मतलब जो हमारे प्रथाएं पहले से चलती आ रही हैं, जिनमें पुरानी परंपराओं को हम जिनको लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग की भी कुछ पुरानी परंपराएं हैं जिनको हम कन्वेंशन के रूप में देखते हैं। देखिए, लेखांकन संबंधी नियम व्यापक रूप से स्वीकृत व्यवहारिक दिशा निर्देश हैं जो व्यवसाय को उन वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने में सहायता करते हैं जो औपचारिक लेखांकन मानकों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं होते, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उपयोग की प्रथाओं के कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण एकरूप, पारदर्शी और हितधारकों के लिए उनकी तुलना करना आसान हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उनको यूज करना कंपलसरी है, लेकिन कन्वेंशन जो है ये पूर्ण रूप से ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं भी करेंगे तो भी हमारे अकाउंटिंग काम होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो बाय डिफॉल्ट बनाई गई हैं या फिर बाय डिफॉल्ट बनी हुई हैं। तो इन कन्वेंशन में हमारे पास चार कन्वेंशन आते हैं। एक आता है आपका कन्वेंटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर और मेटलिटी। देखिए, कन्वेंशन मतलब पुरानी जो सॉरी हाँ कंसिस्टेंसी, जो पुरानी प्रथाएं या जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको लेकर चलना। देखिए, दिस कन्वेंशन डेडिकेट प्लेइंग its safe and earning on the side of caution when estimating accounting should factor is worst case scenario and anticipate losses but only recognize profit when the are absolutely certain।
हम जो है लॉसेस को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहे हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब हमारा बिजनेस क्या करता है, कंसिस्टेंटली चलते रहता है। देखिए, अ बिजनेस मस्ट अप्लाई द सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल and method across different reporting periods. If the company uses a specific depreciation or inventory valuation method, it must stick with it. Allow investor to accurately compare financial performance ईयर ओवर ईयर। ये क्या होता है, हम साल दर साल हम उसको बिजनेस को चलाते हैं और उनकी जितनी भी गणनाएं और जितने भी हमारे मेथड है उनको हम यूज करते जाते हैं। फुल डिस्क्लोजर, जहाँ पर अकाउंटिंग के सारे चीजों को क्लियरली रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, चाहे वो खुद इंटरनल पार्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो बिजनेस के। देखिए, ऑल सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट could influence a stakeholder economic decision must be related. This include any potential risk, cognitive liabilities, or changes in accounting policies, even if the information might reflect purely on the कंपनी, जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं। मतलब कंपनी में सॉरी आपके बिजनेस में सारस्ता होनी चाहिए, या फिर उसमें सीधी भाषा में कहा जाए तो क्या होना चाहिए, उसमें एक पावर होना चाहिए कि किसी भी डिसीजन मेकिंग का। दिस कन्वेंशन स्टेट द ओनली आइटम्स और इवेंट दैट आर मेंटली important enough to affect our decision making judgment need to be strictly disclosed and analyzed। देखिए, अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो ये रहा इसका हिंदी, रूढ़िवादिता, निरंतरता, पूर्ण प्रकटीकरण और महत्व और सारता। देखिए, रूढ़िवादिता मतलब जो पुराने हमारे लेखाकार हैं या फिर पुराने जो हमारे स्थिति हैं उनको लेकर हम चलते हैं। निरंतरता मतलब जो बिजनेस में निरंतरता बनी रहती है। पूर्ण प्रकटीकरण जिसमें पूर्ण रूप से बातों को बताया जाता है। और महत्व सारता मतलब जितने भी मदे जितने भी घटनाएं उन सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है अकाउंटिंग के अंदर। ये रहे आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन या फिर लेखांकन प्रथाएं। लेखांकन प्रथाएं। इसी के साथ अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट का वीडियो यहीं पर क्लोज होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।